नमस्कार दोस्तों, इंटरनेशनल रिलेशन के इस सीरीज़ ऑफ लेक्चर में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, इंटरनेशनल रिलेशन पे जो हम वीडियो बना रहे हैं, हमने अभी तक भारत के कई देशों के साथ संबंधों पर चर्चा की है। हमने भारत के पड़ोसी देशों के साथ संबंध के बारे में पढ़ा, हमने भारत और पाकिस्तान के संबंध देखे, हमने भारत और चीन के संबंध पढ़े, हमने भारत और मालदीव के संबंध भी पढ़े। दोस्तों, अब वक्त आ गया है कि हम चर्चा करें भारत की एक ग्लोबल सुपर पावर के साथ संबंधों के बारे में। जी हाँ दोस्तों, दुनिया की सबसे पुरानी डेमोक्रेसी और एक ग्लोबल सुपर पावर, जिसे कई लोग एक ग्लोबल हेजेमन भी कहते हैं, वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, आज उसके साथ हम भारत के संबंधों की चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, अगर हम इतिहास से शुरू करें तो भारत और यूएसए के संबंध, अगर हम 1947 से चर्चा करते हैं, जब देश आज़ाद हुआ उसके बाद से, दोस्तों हम वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़ते हैं कि 1945 से लेकर के 1991 तक कोल्ड वॉर का समय था। कोल्ड वॉर क्या था? एक आइडियोलॉजिकल युद्ध था, आइडियोलॉजिकल बैटल थी सब। आइडिया क्या है? दो आइडिया के बीच में बैटल हुई है। एक आइडिया है कैपिटलिज्म, जो यूएसए के द्वारा लीड किया जा रहा था, और एक आइडिया था कम्युनिज्म, जिसको यूएसएसआर लीड कर रहा था। आइडिया यही है कि कम्युनिज्म कहता है कि जो इकोनॉमी है वो स्टेट के द्वारा, राज्य के द्वारा कंट्रोल की जानी चाहिए, यानी गवर्नमेंट उसको कंट्रोल करेगी। वहीं कैपिटलिस्ट जो आइडियोलॉजी है वो कहती है कि जो इकोनॉमी है उसको मार्केट कंट्रोल करेगा। फॉर एग्जाम्पल, यानी यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर का रोल बहुत ज़्यादा होगा। तो मार्केट में क्या चीज़ बनानी है, क्या नहीं बनानी है, ये डिसाइड करेगा मार्केट, यानी कैसी डिमांड आ रही है। जिन चीज़ों की डिमांड ज़्यादा है, अपने आप मार्केट वही चीज़ ज़्यादा बनाएगा। कम्युनिज्म ऑन द अदर हैंड, जिसका चैंपियन है रशिया और पहले का यूएसएसआर, वो कहते हैं कि मार्केट में वही चीज़ बनाई जानी चाहिए जो स्टेट चाहता है कि मार्केट में अवेलेबल हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, मान लो ज़्यादातर इकोनॉमी में लोग गरीब हैं, और गरीब लोगों की क्योंकि उनके पास परचेजिंग पावर नहीं है, पर क्योंकि स्टेट का रोल है कि उनको कुछ सामान प्रोवाइड करे, बेसिक नीड प्रोवाइड करे, मान लीजिए ब्रेड प्रोवाइड करे। अब ब्रेड की मार्केट में डिमांड नहीं है, पर स्टेट चाहता है कि वो ब्रेड बनाए इंडस्ट्रीज़, तो क्योंकि स्टेट जो है वो इंडस्ट्रीज़ को कंट्रोल कर रहा है, इसलिए ब्रेड का ही मैन्युफैक्चर होगा। एक सिंपल सा एग्जाम्पल मैंने दिया है, यानी कैपिटलिज्म में मार्केट जो है वही भगवान है, और कम्युनिज्म में जो स्टेट है, जो गवर्नमेंट है, वही भगवान है। तो ये दोनों मार्केट लेड, ये दोनों इकोनॉमी के ऊपर एक आइडियोलॉजिकल बैटल चल रहा था। इसे हम बोलते हैं कोल्ड वॉर। ठीक है, तो कम्युनिज्म को लीड कर रहा था यूएसएसआर और कैपिटलिज्म को लीड कर रहा था यूएसए। अब इसी दौरान भारत भी आज़ाद होता है 1947 में। अब 1947 में जैसे ही हम आज़ाद होते हैं, तो भारत के पास आज़ाद होते ही एक बहुत बड़ी चुनौती आ जाती है। भारत सोचता है कि अब हम किस ब्लॉक को ज्वाइन करें। एक तरफ है यूएसए और एक तरफ है यूएसएसआर। तो पंडित नेहरू की अगुवाई में हम डिसाइड करते हैं, क्योंकि हमने अभी वर्ल्ड वॉर 1 और 2 देख चुके थे, तो हम रियलाइज़ करते हैं कि ये इस तरीके के आइडियोलॉजिकल वॉर, जो कभी भी एक फिजिकल वॉर में चेंज हो सकते हैं, इसमें हमें पढ़ना नहीं चाहिए। और भारत चूज़ करता है कि हम नॉन अलाइंड रहेंगे। नॉन अलाइंड मतलब हम किसी भी गुट को, हम किसी भी ब्लॉक को ज्वाइन नहीं करेंगे। ना तो हम कैपिटलिस्ट ब्लॉक को ज्वाइन करेंगे और ना ही हम कम्युनिस्ट ब्लॉक को ज्वाइन करेंगे। तो भारत डिसाइड करता है, अपना एक अलग इनिशिएटिव लेता है। भारत कहता है कि हम नॉन अलाइंड रहेंगे, यानी हम गुट निरपेक्ष रहेंगे। और बहुत सारे देश जो उस समय आज़ाद होते हैं, वो भारत के साथ चल पड़ते हैं। नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट की स्थापना होती है, तो भारत जो है नॉन अलाइंड कंट्री बनता है। अब क्योंकि भारत यूएसए के साथ कैपिटलिस्ट ब्लॉक में शामिल नहीं होता है, तो इसलिए भारत और यूएसए के जो संबंध है वो कमज़ोर शुरू होते हैं। तो शुरुआत में भारत और यूएसए के संबंध बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं रहते हैं। दोस्तों, इसी के उलट पाकिस्तान जो है यूएसए की तरफ बढ़ता चलता है, और यूएसए के क्योंकि कैपिटलिस्ट ब्लॉक के अपने कुछ अलग पैक्ट थे, जैसे नाटो, उन्होंने अपना अलायंस बनाया था, ऐसे ही यूएसए ने कुछ और अलायंस भी बनाए थे, जैसे सेंटो और सीएटो। ठीक है, अब पाकिस्तान जो है वो इन अलायंसेस को ज्वाइन कर लेता है,
और अलायंस को ज्वाइन करना मतलब यूएसए की सिक्योरिटी गारंटी मिल जाना। यानी अगर कोई भी देश यूएसए के साथ अलायंस ज्वाइन करता है तो अगर उस देश पर कभी भी हमला होता है तो यूएसए खुद उसको बचाने जाएगा। तो इस तरीके से पाकिस्तान सेंटो और सीएटो ज्वाइन कर लेता है। और पाकिस्तान और इंडिया के संबंध हमेशा से शुरुआत से ही खराब रहे हैं। इसीलिए जैसे जैसे पाकिस्तान यूएसए के क्लोज जाता है वैसे वैसे इंडिया यूएसए से थोड़ा थोड़ा दूर होता जाता है। अब दोस्तों मैंने बताया क्योंकि पाकिस्तान यूएसए की तरफ जा रहा है तो ये नेचुरल है कि इंडिया यूएसएसआर की तरफ जाएगा, क्योंकि मुसीबत के समय पाकिस्तान का साथ तो यूएसए दे देगा पर इंडिया का साथ कौन देगा। इसलिए इंडिया यूएसएसआर से दोस्ती करता है और सोवियत संघ जिसे हिंदी में कहते हैं और यूएसएसआर जिसका ऐसे नाम है इंग्लिश में, उसके साथ यूएसएसआर के साथ इंडिया थोड़े से अच्छे संबंध स्थापित करता है। हम आगे चल के देखेंगे कि 1971 में हम यूएसएसआर के साथ बहुत अच्छी पीस एंड फ्रेंडशिप ट्रीटी भी करते हैं। दोस्तों इसी समय में मैं बात कर रहा हूँ 1947 से 1991 के बीच में, इसी समय में हमने देखा पाकिस्तान और यूएसए का अच्छा एक दोस्ताना बन जाता है। इसी समय चाइना भी जो है इनके साथ अच्छे रिश्ते सुधार लेता है, अच्छे रिश्ते बना लेता है। तो एक यूएसए, पाकिस्तान और चाइना का एक एक्सिस बन जाता है। जो बोलते हैं ना तीन की तिकड़ी, ऐसे तीन बेहतर दोस्त बन जाते हैं यूएसए, पाकिस्तान और चाइना। अब ये वही समय है कि 1962 में हमारा चाइना के साथ जंग हो चुकी थी। तो अब चाइना और पाकिस्तान यूएसए जैसे पावरफुल देश के साथ दोस्ती कर रहे हैं, उनके साथ आगे बढ़ रहे हैं, तो इंडिया के लिए टेंशन और ज़्यादा बढ़ जाती है। और हम देखते हैं कि जो 1971 का वॉर हुआ था, आपको पता होगा 1971 का जो वॉर हुआ था जिसमें हमने बांग्लादेश को आज़ाद करवाता है हिंदुस्तान। किससे आज़ाद करवाया था? हमने पाकिस्तान से आज़ाद करवाया था। तो 1971 का जो वॉर हुआ उसमें यूएसए पाकिस्तान की साइड लेता है। यूएसए कहता है कि भाई इंडिया आप अग्रेसर हो और आप जो है पाकिस्तान को परेशान करते हो। इनफैक्ट ऐसा भी हुआ था कि यूएसए अपने न्यूक्लियर वेपन्स भी भेज देता है इंडिया को डराने के लिए। पर क्योंकि इंडिया की एक सिक्योरिटी अलायंस हो चुकी थी यूएसएसआर के साथ, तो यूएसएसआर भी अपने विमान भेज देता है और यूएसए और यूके को जंग का मैदान तो नहीं कहूँगा, यूएसए और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और यूके यानी यूनाइटेड किंगडम जिसको ग्रेट ब्रिटेन भी कहते हैं, ये दोनों देश थे जो पाकिस्तान की साइड थे। तो जब यूएसएसआर आता है तो यूएसए और यूके को वापस जाना पड़ता है, क्योंकि वो जानते थे क्योंकि अब अगर यूएसएसआर जंग में कूद गया तो ये वर्ल्ड वॉर 3 हो जाएगा। तो 1971 में यूएसएसआर की जो हेल्प थी इंडिया के लिए वो बहुत सिग्निफिकेंट हेल्प थी दोस्तों। इसीलिए आज भी इंडिया और रशिया की जो पुरानी दोस्ती है ना, वो कहा जाता है, खुद प्रधानमंत्री मोदी के ये शब्द हैं कि उन्होंने यूएसए, एक बार रशिया में उन्होंने एक ऐसी बात कही थी, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि आज भी भारत के किसी भी बच्चे से पूछ लो इंडिया का सबसे बेहतरीन दोस्त कौन है तो वो रशिया है। खैर हम बात कर रहे हैं यूएसए और इंडिया के संबंध की, तो आज हम हमारी डिस्कशन को वहीं तक लिंक रखेंगे। तो दोस्तों इस तरह 1971 वॉर में यूएसए जो है पाकिस्तान की साइड लेता है और एक एंटी इंडिया अप्रोच अपनाता है। और इंडिया जो है, मैंने आपको बताया, पीस एंड फ्रेंडशिप ट्रीटी कर लेता है यूएसएसआर के साथ। चलते चलते समय बीतता है और 1991 में कोल्ड वॉर ख़त्म हो जाता है। 1991 में जो है यूएसएसआर की इकोनॉमी चल नहीं पाती है, यूएसएसआर टुकड़ों में बढ़ जाता है, डिसइंटीग्रेशन हो जाता है यूएसएसआर का। और ग्लोबल स्टेज पे यूएसएसआर एक फेलियर बन के निकलता है। यहाँ का जो इकोनॉमिक मॉडल है, जो मैंने आपको बताया स्टेट लेड मॉडल, वो एक फेलियर साबित होता है साहब। और अमेरिका जो है, अमेरिका का कैपिटलिस्ट मॉडल एक बहुत ही अच्छा मॉडल, बहुत ही एफिशिएंट, बहुत ही मेरिट बेस्ड ऑर्डर बन के बाहर निकलता है। और यूएसए जो है वो एक ग्लोबल सुपर पावर स्थापित हो जाता है। यूएसए जो है वो एक तरीके से यह आइडियोलॉजिकल वॉर जीत जाता है। तो 1991 का जो समय है उसके बाद यूएसए एक सिंगल पावर रह जाता है पूरी दुनिया में और एक ग्लोबल हेजेमन बन के निकलता है। और अब जब यूएसए एक सिंगल पावर बन चुका है और यूएसएसआर लगभग खत्म हो चुका है,
तो इंडिया को अपनी फॉरेन पॉलिसी को ध्यान में रखते हुए इंडिया को ये समझना पड़ा कि अब भलाई इसी में है कि हम एक पावरफुल देश के साथ संबंध सुधारें। तो 1991 के बाद इंडिया और यूएसए के जो संबंध है वो सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव हुए हैं, बहुत ज़्यादा इसमें सुधार हुआ है हमारे संबंधों में। हाँ, 1991 ही वो समय है दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया 1991 जब भारत में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स होते हैं। भारत में क्योंकि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस हो जाता है और हम जो है एलपीजी मॉडल को भारत में लेकर के आते हैं। एलपीजी मतलब एल फॉर लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन मतलब हम हमारी यहाँ की जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं उसको लाइसेंस परमिट राज से मुक्त कर देंगे। तो उस पर स्टेट का जो कंट्रोल है, जो गवर्नमेंट का कंट्रोल है, उसको हम कम कर देंगे। ये 1991 से पहले का जो हमारा इकोनॉमिक मॉडल था ना, वो कई हद तक कम्युनिस्ट मॉडल से सिमिलर था। एग्जैक्ट कम्युनिस्ट तो नहीं था, पर उस मॉडल से बहुत ज़्यादा इंस्पायर था। इसलिए मैंने जैसा आपको शुरुआत में बताया कि कैसे स्टेट कंट्रोल करता है इंडस्ट्री को, वैसे ही 1991 तक इंडिया की इकोनॉमी में भी इंडिया की गवर्नमेंट जो है वो इंडस्ट्रीज़ को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करती थी। 1991 के बाद हमें ये समझ में आया कि इस कंट्रोल की वजह से बहुत ज़्यादा करप्शन हो रहा है और बहुत इनएफिशिएंसीज क्रिएट हो रही है। तो 1991 के बाद हम लिबरलाइजेशन लाते हैं। लिबरलाइजेशन मतलब गवर्नमेंट के परमिट लाइसेंस से छूट देते हैं, फ्री छोड़ देते हैं हमारी इंडस्ट्री को। हम कहते हैं कि अब आपके मालिक आप स्वयं हैं, आप जो चाहें वो करें, आप अपने ही हिसाब से अपने पॉलिसी के डिसीजन लें, कैसे कंपनी चलानी है, क्या प्रोडक्ट बनाना है, क्या नहीं बनाना है, ये सब आप डिसाइड कीजिए। दूसरा है प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन का मतलब प्राइवेटाइजेशन का मतलब है कि प्राइवेट सेक्टर जो है, जैसे पहले सिर्फ गवर्नमेंट पार्टिसिपेट करती थी, प्राइवेट सेक्टर बहुत कम पार्टिसिपेट करता था। अब हमने कहा कि प्राइवेट सेक्टर आप भी आओ और पार्टिसिपेट करो, यानी अब प्राइवेट सेक्टर भी आकर के रोड बनाएगा, एयरपोर्ट बनाएगा, जैसे अडानी और अंबानी अभी बना रहे हैं। दूसरा है ग्लोबलाइजेशन। तीसरा है ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन में यानी हमने कहा कि इंडिया के प्रोडक्ट्स जो है अब ग्लोबल स्केल पे पहुंचेंगे, एक्सपोर्ट भी होगा और ग्लोबल प्रोडक्ट इंडिया में भी आएंगे, यानी अब इंपोर्ट भी होगा। तो हमने इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ड्यूटीज़ भी कम कर दी। कुल मिलाकर के हमारा जो एक मॉडल है वो कहीं ना कहीं कैपिटलिस्ट मॉडल की तरफ हम बढ़ गए। और जब हमने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किए और हमने कैपिटलिस्ट मॉडल की तरफ हम बढ़े, तो ये जाहिर सी बात है कि हमारी इकोनॉमिकल पॉलिसीज़ यूएस की इकोनॉमिक पॉलिसीज़ के साथ अलाइन हुई और एक ट्रेड, एक इकोनॉमी एक ऐसा सेक्टर बन के निकलता है जहां इंडिया और यूएसए अब आने वाले समय में कोऑपरेट करेंगे। अच्छा, एक और चीज़, इंडिया और यूएसए के बीच में न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का भी बहुत बड़ा एक रोल रहा है। डिसीजन को, फ्रेंडशिप को, हमारे रिलेशन को शेप करने में न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का बहुत अहम योगदान रहा है। क्या योगदान है, एक बिल्कुल ब्रीफली हम पढ़ेंगे, एक हिस्ट्री जानेंगे न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के बारे में। दोस्तों 1964 में चाइना न्यूक्लियर वेपन बनाता है और उसके बाद इंडिया के मन में भी ये ख्वाब देखता है इंडिया कि अब हम भी न्यूक्लियर वेपन बनाएं, क्योंकि इंडिया को पता है कि जब पड़ोसी चाइना ने 1964 में न्यूक्लियर वेपन बना लिया और 1962 में हमारी जंग हो गई थी चाइना से, तो हमें पता था कि ये न्यूक्लियर वेपन कहीं ना कहीं इंडिया के ऊपर इस्तेमाल किए जा सकते हैं। तो इंडिया को चाइना के बराबर कैपेबिलिटी बनाने के लिए न्यूक्लियर वेपन बनाना पड़ा। तो इंडिया जो है न्यूक्लियर वेपन बनाने की कोशिश करता है और 1974 में हम करते हैं ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा इंडिया एग्जीक्यूट करता है और पूरे दुनिया के सामने ये बात आ जाती है कि इंडिया जो है न्यूक्लियर वेपन्स बनाने की तैयारी कर रहा है।
दोस्तों स्माइलिंग बुद्धा, ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा के बाद यूएसए जो है इंडिया के ऊपर सैंक्शन लगा देता है, क्योंकि मैं बताऊंगा इसके बारे में पूरी, कभी फुर्सत से हम चर्चा करेंगे, पर मैं आपको ब्रीफ में बताऊं तो यूएसए ये चाहता नहीं था कि इंडिया न्यूक्लियर वेपन बनाए। यूएसए चाहता था कि सिर्फ जो 5 P5 पावरफुल देश हैं उनके ही न्यूक्लियर वेपन्स जो है वो गिने जाएं, और इंडिया की जो है, इंडिया के टेंशन अलग थे, इंडिया को न्यूक्लियर वेपन बनाना ज़रूरी था। तो 1974 में स्माइलिंग बुद्धा ऑपरेशन इंडिया करता है, और उसके बाद यूएसए जो है सैंक्शंस लगा देता है इंडिया के ऊपर, है ना। और ये वही फेस है 1945 से 1991 का फेस, जब इंडिया और यूएसए के संबंध बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं थे। इसी के साथ में यूएसए जो है एक एनएसजी ग्रुप बनाता है, न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप, 1975 में। ये वो ग्रुप है जो कि न्यूक्लियर मटेरियल जो है, जो रॉ मटेरियल चाहिए न्यूक्लियर वेपन बनाने के लिए, उसकी सप्लाईज को कंट्रोल करता है। अब इस ग्रुप को बना करके यूएसए चाहता था कि इंडिया के पास जो एसेंशियल रॉ मटेरियल है न्यूक्लियर वेपन्स के लिए वो पहुंच नहीं पाए, क्योंकि इस ग्रुप की एक ऐसा चार्टर है, एक ऐसा पॉलिसी है कि सिर्फ जो न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप का मेंबर देश है वही न्यूक्लियर रॉ मटेरियल को अपने पास रख सकता है या ट्रांसपोर्ट कर सकता है, और इंडिया को इसका मेंबर नहीं बनाया जाता है। ऐसे कई और ट्रीटीज़ होती है, जैसे MTCR, CTBT, कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैंड ट्रीटी है ये। और दोस्तों ऐसे चलते चलते 1998 में जो है हम ऑपरेशन शक्ति कर लेते हैं। ये रहा ऑपरेशन शक्ति। ऑपरेशन शक्ति के दौरान भारत साबित करता है कि भारत अब एक न्यूक्लियर वेपन स्टेट बन गया है। इसके बारे में आप जानते होंगे, इसके ऊपर एक फिल्म भी बनी थी, परमाणु। तो दोस्तों 1998 में जो है ऑपरेशन शक्ति एग्जीक्यूट करता है इंडिया, और इंडिया एक न्यूक्लियर वेपन स्टेट बन जाता है। और जैसे ही इंडिया दुनिया के सामने आता है ये कह करके कि भाई देखो अब हम भी एक न्यूक्लियर वेपन स्टेट है, तो यूएसए इंडिया के ऊपर इमीडिएटली बहुत सख्त सैंक्शंस लगा देता है। सैंक्शंस का मतलब एक तरीके से उनकी इकोनॉमी को ख़त्म कर देने का काम करता है यूएसए। सैंक्शंस लगाने का मतलब कि कोई भी सामान अब जो है इंडिया में इंपोर्ट नहीं हो पाएगा, इंडिया से आने वाले गुड्स को कोई खरीदेगा नहीं, इसको बोलते हैं सैंक्शन। तो सन 2000 में जो है 1998 में ये सैंक्शंस लगा दिए जाते हैं। पर अब आप देखिए 1991 के बाद से हमारे रिलेशन सुधर रहे थे, और ट्रेड ट्राइज हमारे सुधरते गए, और इसी वजह से साल 2000 में ही, मतलब 2 साल के बाद ही ये सारे रेस्ट्रिक्शंस, ये सारे सैंक्शंस हटा लिए जाते हैं। दोस्तों इंडिया और यूएसए के रिलेशन को कोई एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो सबसे ज़्यादा शेप कर रही है वो है न्यूक्लियर वेपन्स। अब जैसा मैंने आपको बताया साल 2000 में सैंक्शंस हटा लिए जाते हैं, और जियोपॉलिटिक्स का खेल देखिए आप, और इसको कहीं ना कहीं हमारी शानदार डिप्लोमेसी भी माना जाता है कि साल 2005 में इंडिया यूएसए सिविल न्यूक्लियर डील कर देते हैं, जो कि अनाउंस हो जाती है साल 2005 में, और फोर्स यानी एक्शन में आती है साल 2008 में। सिविल न्यूक्लियर डील ये कहती है कि इंडिया और यूएसए विल हैव न्यूक्लियर ट्रेड इन टेक्नोलॉजी एंड मटेरियल, यानी न्यूक्लियर वेपन्स के लिए जो मटेरियल चाहिए और जो टेक्नोलॉजी चाहिए वो यूएसए इंडिया को प्रोवाइड करेगा। साथ ही साथ इंडिया विल बी गिवन, यहाँ देखिए, इंडिया विल बी ग्रांटेड वेवर इन एनएसजी, यानी न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप के बारे में जो मैंने आपको बताया था कि अगर किसी भी देश को न्यूक्लियर मटेरियल चाहिए तो उसको एनएसजी का मेंबर होना पड़ेगा। सिविल न्यूक्लियर डील ने कहा कि इंडिया को इसकी आवश्यकता नहीं, यानी इंडिया एक एक्सेप्शन रहेगा, यानी कि इंडिया न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप का मेंबर न होने के बावजूद भी न्यूक्लियर मटेरियल को खरीद सकेगा और अपने पास स्टोर कर सकेगा। तो दोस्तों ये देखिए कितनी बड़ी हमारी डिप्लोमेसी की जीत है। और आज भी कहा जाता है कि इंडिया और यूएसए के रिलेशन में
अगर सबसे बड़ा योगदान किसी चीज़ का है, सबसे बड़ा कोई अचीवमेंट है, तो वो है 2005 में हुई सिविल न्यूक्लियर डील। इसी डील को 123 एग्रीमेंट भी कहा जाता है। ज़्यादा टेक्निकलिटीज़ में हम नहीं जाएंगे। वैसे अगर संक्षिप्त में बताऊं तो एक यूएसए का एक्ट है, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है, उसका चार्टर है, चार्टर का चार्टर का चैप्टर 123 है, उसमें इससे जुड़ी हुई कुछ बात है। पर आप बस इतना ध्यान रखिएगा कि ये 123 एग्रीमेंट भी कहा जाता है। हमारी 2005 में जो सिविल न्यूक्लियर डील हुई उसी को 123 एग्रीमेंट भी कहा जाता है। अब समय बढ़ता है आगे, समय बढ़ते बढ़ते जैसे मैंने बताया 1991 में इकोनॉमिक रिफॉर्म होते हैं और भारत की इकोनॉमी में प्राइवेट सेक्टर का निवेश बहुत ज़्यादा बढ़ता है, प्राइवेट सेक्टर का रोल बढ़ता है। अब प्राइवेट सेक्टर का रोल बढ़ता है तो ह्यूज इन्वेस्टमेंट आता है अमेरिकन कंपनीज से, जैसे मैकडोनाल्ड एक अमेरिकन कंपनी है, ठीक है, उसका इन्वेस्टमेंट आता है इंडिया में। ऐसे बहुत सारी अमेरिकन कंपनियों का इन्वेस्टमेंट जो है वो इंडिया में आता है। और इन्वेस्टमेंट क्या आपने इकोनॉमी में पढ़ा होगा कि इन्वेस्टमेंट किसी भी देश से आता है उसका बहुत फ़ायदा होता है उस देश को जिस देश में इन्वेस्टमेंट आता है। वैसे कई तरीके के होते हैं, एफडीआई भी होता है और एफपीआई भी होता है। अगर किसी देश में इन्वेस्टमेंट होता है, मान लीजिए मैकडोनल्ड यूएसए की कंपनी है और इंडिया में अपनी ब्रांचें खोलती है, तो इंडिया के लोगों को रोजगार मिलता है, ठीक है, और इंडिया की इकोनॉमी भी ग्रो करती है। अब ट्रेड भी होता है, क्योंकि हमने इकोनॉमी खोल दी तो लार्ज अमाउंट में ट्रेड होता है इंडिया और यूएसए के बीच में। और जब ये ट्रेड होता है तो इस ट्रेड में इंडिया को बहुत ट्रेड सरप्लस होता है। यानी ट्रेड सरप्लस मतलब ये जो व्यापार हुआ इंडिया और यूएसए के बीच में, उसमें इंडिया को बहुत फ़ायदा होता है, वो जो फ़ायदे में रहता है इंडिया। यानी अगर मान लो यूएसए जो है इंडिया को सामान बेचता है 100 रुपये का और इंडिया यूएसए को सामान एक्सपोर्ट करता है 150 रुपये का, ठीक है, तो किसने ज़्यादा एक्सपोर्ट किया? इंडिया ने। फ़ायदा किसको ज़्यादा हुआ? 50 रुपये का ज़्यादा फ़ायदा हुआ इंडिया को। तो ये है एक ट्रेड सरप्लस। तो अमेरिका एकमात्र ऐसा देश है जिससे इंडिया को ट्रेड में सरप्लस है, तो इंडिया को भी फ़ायदा हुआ। और अमेरिका को क्या फ़ायदा होगा? अमेरिका को ये फ़ायदा होगा कि अमेरिकन जो प्रोडक्ट्स हैं, अमेरिकन कंपनीज़ हैं, उनको इंडिया का मार्केट मिल गया, इंडिया के लोग जो उनका मार्केट बने। और अगर अमेरिका यहाँ इन्वेस्ट करता है तो उससे जो प्रॉफिट है वो अमेरिका ही लेकर के जाएगा, ठीक है। तो ये एक विन विन सिचुएशन है जहाँ इंडिया को भी फ़ायदा होता है और यूएसए को भी फ़ायदा होता है। तो ट्रेड के मामले में तो मतलब हमारे रिलेशन जो बहुत अच्छे रहे 1991 के बाद। पर एक नया चैलेंज उठ खड़ा होता है साल 2001 में। साल 2001 में जो है एक बहुत दुखद घटना होती है। यूएसए के ट्विन टावर पे अलकायदा अटैक कर देता है। अलकायदा एक ग्रुप है जिसका लीडर था ओसामा बिन लादेन। वो अटैक कर देते हैं एयरप्लेन्स के थ्रू और यूएसए में टेररिज्म का खौफ मच जाता है और दुनिया को समझ में आता है कि अब एक नया चैलेंज आ गया है जिसका नाम है टेररिज्म। तो जब यूएसए में ये टेररिस्ट अटैक होते हैं तो इंडिया जो है यूएसए का साथ देता है। इंडिया कहता है कि नहीं, यूएसए इस दुख की घड़ी में हम आपके साथ खड़े हैं। और जब यूएसए के ऊपर टेररिस्ट अटैक होता है तो यूएस की गवर्नमेंट हरकत में आती है और यूएसए इमीडिएटली बहुत पावरफुल कदम उठाता है, एक्शन लेता है। वो कहता है कि हम डिक्लेयर करेंगे ग्लोबल वॉर ऑन टेररिज्म, यानी अब हम पूरी दुनिया से आतंकवाद का नामो निशान मिटा देंगे। और इंडिया जानता था कि पाकिस्तान जो है इसी का सहारा लेता है, तो इंडिया इस स्टेप से बहुत खुश था। इंडिया ने फुल्ली सपोर्ट किया यूएसए को कि हाँ भाई, आप जो है ग्लोबल वॉर ऑन टेररिज्म डिक्लेयर करो और आपको जो सहयोग की ज़रूरत है, हमसे जो सहयोग बन पड़ेगा वो हम करेंगे। तो यूएसए जो है ग्लोबल वॉर ऑन टेररिज्म डिक्लेयर कर देता है। इसी के बाद साल 2001 में इंडियन पार्लियामेंट के ऊपर भी अटैक होता है, आतंकवादी हमला होता है और इस अटैक में यूएसए जो है भारत का साथ देता है। साल 2008 में आपको पता होगा एक बहुत दुखद घटना होती है। 26/11 अटैक्स होते हैं इंडिया के ताज होटल में।
और इसमें कई सारे सिविलियन लोग भी मारे जाते हैं, हमारे कई जवान भी इसमें शहीद हुए। इस दुखद घटना में यूएसए मदद करता है और यूएसए कई सारे अपने ऑफिसर्स को भी इंडिया भेजता है इस ऑपरेशन के लिए, इंडिया को सपोर्ट करने के लिए। इंडिया को उस ताज होटल के दौरान जो रेस्क्यू मिशन वगैरह चल रहे थे उसमें भी यूएसए हेल्प करता है। और इसी वजह में इसी दौरान जो है 8 FBI के ऑफिसर्स जो यूएसए ने भेजे थे इंडिया में, उनकी मृत्यु हो जाती है। तो कुल मिलाकर के हमको ये बात समझ में आती है कि टेररिज्म पहले इकोनॉमी था और अब टेररिज्म भी एक नया कनेक्शन पॉइंट बन गया है इंडिया और यूएसए के बीच में। तो अब इंडिया और यूएसए टेररिज्म के मामले में भी एक साथ खड़े हैं। दोनों ही नहीं चाहते कि दुनिया में आतंकवाद हो और दोनों ही ऐसी शक्तियों के खिलाफ हैं जो आतंकवाद को भड़का रही है, आतंकवाद को पैदा कर रही है। मेरा इशारा है पाकिस्तान की तरफ। तो अभी तक 1991 तक यूएसए और पाकिस्तान के रिलेशन अच्छे थे और 1991 के बाद यूएसए के कदम इंडिया की तरफ बढ़ते हैं और यूएसए के कदम पाकिस्तान से दूर चले जाते हैं। ये होती है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। तो अभी तक हमने समझा कि कैसे इकोनॉमी में, टेररिज्म में, या यूं कहूं काउंटर टेररिज्म में, इन दोनों क्षेत्रों में कैसे इंडिया और यूएसए एक दूसरे के क्लोज आ गए हैं। साथ ही साथ हम एक बहुत इंपॉर्टेंट कनेक्टिंग पॉइंट भी देखते हैं, वो है डेमोक्रेसी। यहां डेमोक्रेसी दोस्तों, यूएसए जो है वो दुनिया की सबसे पुरानी ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी है और इंडिया दुनिया की लार्जेस्ट सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है। अगर हम पॉपुलेशन की टर्म्स में देखें तो डेमोक्रेसी भी एक कनेक्टिंग पॉइंट है इंडिया और यूएसए के बीच में। पर हमेशा रिलेशन सिर्फ ऐसा हो कि एक तरफा रिलेशन चलते रहे, सिर्फ अच्छे ही रिलेशन होते रहे, ऐसा कभी नहीं होता। रिलेशन में गड़बड़ी भी होती है। रिलेशन हमेशा अच्छे ही नहीं चलते रहेंगे, कई बार रिलेशन में थोड़ी सी जो है नोकझोंक भी होती रहती है और वही नोकझोंक इंडिया और यूएसए के बीच में भी होती रहती है। और इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। अब हम चर्चा करेंगे कि क्या डिस्प्यूट्स है इंडिया और यूएसए के बीच में। दोस्तों छोटे मोटे ये नोकझोंक वाले डिस्प्यूट्स हैं, इनका कोई बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट असर नहीं है। अगर हम बड़ी दृष्टि से देखें, दूर दृष्टि से देखें, तो इंडिया और यूएसए का जो फ्यूचर है वो बहुत ही गोल्डन फ्यूचर है। इंडिया और यूएसए की दोस्ती काफ़ी लंबे ट्रैक तक जाने वाली है। पर ये छोटे मोटे डिस्प्यूट्स ये भी कई बार एग्जाम में पूछ लेता है, इसलिए अब हम इसकी चर्चा करेंगे। दोस्तों सबसे पहला डिस्प्यूट है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट इशू। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट क्या होता है? वैसे ये आपने इकोनॉमी में पढ़ा होगा कि कोई भी व्यक्ति अगर कोई इनोवेशन करता है तो उसको अधिकार होता है कि आपने ये जो इनोवेशन किया है, आपने जो अपनी एक कृति बनाई है, इस पर सिर्फ आपका अधिकार है। अब आप चाहे जिसको इसे बेचो, कोई और इसकी नकल नहीं कर सकता। ये होते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। अब क्योंकि यूएसए डेवलप्ड है इंडिया से ज़्यादा, तो यूएसए का फार्मास्यूटिकल सेक्टर, यूएसए का सॉफ्टवेयर सेक्टर, इवन हॉलीवुड की जो मूवीज़ यूएसए की जो मूवीज़ है उसे हॉलीवुड कहा जाता है। यूएसए की जो मूवीज़ है वो भी इंडिया से बेहतर थी किसी समय तक। अब इंडिया में क्या होता है कि इनकी पायरेसी होती है, इसे कॉपी करते हैं, इनकी सस्ती नकल बना लेते हैं। तो वो एक इशू है इंडिया और यूएसए के बीच। मूवीज़ और सॉफ्टवेयर का भी इतना ज़्यादा असर नहीं है, पर सबसे ज़्यादा असर पड़ता है फार्मास्यूटिकल सेक्टर के लिए। फार्मास्यूटिकल सेक्टर यानी दवाइयाँ वगैरह बनाना, मेडिसिन, वैक्सीन, ये सब बनाना। अब दोस्तों यूएसए एक डेवलप्ड सेक्टर है, तो यूएसए ने कई सालों का अनुसंधान, कई सालों का रिसर्च एंड डेवलपमेंट किया है, बहुत सारा पैसा खर्च किया है, तब जाकर के उसने डेवलप्ड मेडिसिन बनाई है, वो डेटा बनाया है। अब इंडिया इतना डेवलप्ड है नहीं कि यूएसए जितना खर्चा कर सके, तो इसलिए यूएसए ने जो मेडिसिन का डेटा वगैरह बनाया है उसको इंडिया अडॉप्ट कर लेता है और इंडिया मास लेवल पे मैन्युफैक्चर करता है।
और इंडिया में क्योंकि ज़रूरत भी है, इंडिया में लोग ज़्यादा बीमार पड़ते हैं। इंडिया एक ट्रॉपिकल देश है, यहाँ मलेरिया, डेंगू, बुखार, जुकाम ये बीमारी होती रहती है और इतनी लार्ज पॉपुलेशन है तो उसके लिए दवाइयों की भी ज़रूरत ज़्यादा है। तो इंडिया में जो है यूएसए के डेवलप्ड फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स, उनका डेटा यूज़ किया जाता है और कहीं ना कहीं यूएसए का ऐसा कहना है कि इंडिया हमारे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को वायलेट कर रहा है। वो जो है एक सस्ती कॉपी बना रहा है, एक नकल बना रहा है, और वो भी यूएसए की परमिशन के बिना। तो ये एक चैलेंज है यूएसए और इंडिया के बीच में। ये चैलेंज रिसेंटली कोविड-19 की वैक्सीन के ऊपर भी देखा गया था, क्योंकि जब कोविड-19 आया था और वैक्सीन बनाने का काम ज़ोरों शोरों पे चल रहा था तो यूएसए ने वैक्सीन पहले बना ली थी। पर इंडिया ने डिमांड किया कि भाई हमारे यहाँ लोग ज़्यादा हैं, हमारे यहाँ गरीबी ज़्यादा है, लोग मर रहे हैं। तो इंडिया ने रिक्वेस्ट किया यूएसए को कि आप जो कोविड वैक्सीन बनाई है उसका डेटा हमको दो, और यूएसए ने वो डेटा दिया भी। पर उसको देने में काफ़ी डिले किया, काफ़ी जो है एक डिस्कशन हुए, नोकझोंक हुई। यूएसए वो डेटा देने के मूड में नहीं था शुरुआत में, फिर बाद में वो डेटा दिया और इंडिया में जो है फिर लार्ज स्केल पे वैक्सीन बनी और हम सभी को वो वैक्सीन लग भी गई है। दोस्तों दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट डिस्प्यूट है वो है H1B वीज़ा डिस्प्यूट। क्या होता है H1B वीज़ा? दोस्तों H1B वीज़ा होता है एक टेम्परेरी वर्क वीज़ा, यानी इंडिया में अगर आप रह रहे हैं और आप यूएसए में जाकर के कुछ काम करना चाहते हैं तो आपको एक टेम्परेरी वर्क वीज़ा लेना पड़ेगा, H1B वीज़ा, जो कि 6 साल के लिए दिया जाता है। अब यूएसए में जब ट्रंप की गवर्नमेंट आती है, जब रिपब्लिकन पार्टीज आती है, तो वो इस पासपोर्ट को, इस वीज़ा के अलॉटमेंट को स्ट्रिंजेंट कर देती है, मतलब सख्त बना देती है। तो इंडिया के लोगों को आसानी से वो H1B वीज़ा मिल नहीं पाता जब रिपब्लिकन पार्टी की सरकार आती है। पर वहीं जब कंजर्वेटिव पार्टी की सरकार आती है, डेमोक्रेटिक पार्टी की सरकार आती है, डेमोक्रेट्स, यूएसए के पार्टी सिस्टम में 2 पार्टियां हैं, एक रिपब्लिकन पार्टी है और एक डेमोक्रेटिक पार्टी है। जब डेमोक्रेट्स आते हैं तो वो रिलैक्स कर देते हैं, मतलब वो थोड़ा सा इसको इंडिया के फेवर में ले आते हैं इस पोजीशन को। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि रिपब्लिकन पार्टी जो है वो बहुत नेशनलिस्ट पार्टी है। वो चाहते हैं कि पहले हमारे देश के लोगों को रोजगार मिले, फिर इंडियंस आएँ और बाद में इंडियंस को प्रायोरिटी बाद में मिले। तो ये भी डिस्प्यूट हमेशा चलता रहता है जब जब वहाँ सरकार बदलती है। तो ये जो मूवमेंट है H1B वीज़ा से रिलेटेड, ये नॉर्म्स कभी स्ट्रिंजेंट हो जाते हैं, कभी थोड़े से रिलैक्स मोड पे आ जाते हैं। H1B वीज़ा जो है सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल है इंडियंस के लिए। सबसे ज़्यादा इंडियंस अप्लाई करते हैं H1B वीज़ा के लिए, इंडियन और चाइनीज़ लोग। दोस्तों तीसरा इम्पॉर्टेंट इशू, या यूं कहूँ तीसरा इम्पॉर्टेंट बोन ऑफ कंटेंशन इंडिया और यूएसए के बीच में है काटसा एक्ट। काटसा एक्ट यानी काउंटरिंग अमेरिकन एडवर्सरी थ्रू सैंक्शंस एक्ट। क्या है ये एक्ट? दोस्तों यूएसए के 3 दुश्मन हैं, ईरान, रशिया और नॉर्थ कोरिया। रशिया क्योंकि यूएसएसआर का अगला रूप है। 1991 में हमने देखा यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो गया था और एक नया देश बन के आता है रशिया। अब देश तो नया बन गया पर दुश्मनी पुरानी है यूएसए के साथ। ऐसे ही ईरान में भी यूएसए की दुश्मनी है और नॉर्थ कोरिया आपको पता है डिक्टेटरशिप है। तो ये यूएसए के 3 दुश्मन हैं। तो यूएस ने एक एक्ट लेके आता है, यूएसए एक स्टैट्यूट लेके आता है अपने पार्लियामेंट में, जिसे कांग्रेस कहते हैं, काटसा एक्ट। इस एक्ट में यूएसए कहता है कि कोई भी देश, कोई भी तीसरा देश जो इन तीनों देशों के साथ ट्रेड करेगा, ये तीनों देश जो यूएसए के दुश्मन हैं, इनके साथ अगर कोई भी दूसरा देश ट्रेड करता है तो यूएसए उसके ऊपर सैंक्शन लगा देगा। तो सब इंडिया कहाँ से आया पिक्चर में? इंडिया इसलिए आया पिक्चर में क्योंकि इंडिया ईरान और रशिया के साथ बहुत बढ़िया ट्रेड करता है। आपको पता है ईरान के साथ जो है हम ऑयल का ट्रेड करते हैं। ईरान से इंडिया ऑयल इंपोर्ट करता है
अच्छा, रशिया के साथ क्या ट्रेड है? रशिया से भी इंडिया ऑयल तो इंपोर्ट करता ही है, साथ ही साथ डिफेंस इक्विपमेंट, मिसाइल्स वगैरह इंपोर्ट करता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट वेपन आपने नाम सुना होगा, AK-47। बहुत सारे, ज़्यादातर इंडियन वेपन्स जो है ना वो मेड इन रशिया ही है। अब क्योंकि ये ऑयल और डिफेंस के जो सामान है ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इंडिया ऐसा तो है नहीं कि आज बहुत सारा मंगा लिया कल ज़रूरत पड़ेगी नहीं, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो इंडिया को हमेशा इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। अब अगर इंडिया रशिया और ईरान से ये सब चीज़ें इंपोर्ट करता है तो इंडिया के ऊपर ये डर बना रहता है कि अमेरिका जो है कार्डसा एक्ट के तहत हमारे ऊपर सैंक्शंस लगा देगा। और यूएसए बार बार इंडिया को कहता है कि साहब आप इंपोर्ट मत करो, रशिया से ईरान से आप इंपोर्ट मत करो। इंडिया कहता है साहब अगर हम नहीं करें इंपोर्ट तो कहाँ से करें, दूसरे देश हमें महंगा देते हैं या दूसरे देशों के साथ हमारे संबंध इतने अच्छे नहीं हैं। तो इसमें इंडिया और यूएसए के दोनों के अपने अपने कारण हैं। अब दोनों के कारण वैसे तो अपनी अपनी जगह सही है, पर ये एक बोन ऑफ कंटेंशन है, ये दोनों के बीच में इशू बना हुआ है। ये इशू सबसे ज़्यादा न्यूज़ में आया था, लाइट में आया था, जब हमने S-400 मिसाइल, इंडिया ने S-400 मिसाइल रशिया से इंपोर्ट करने की बात की थी। और अभी एक तो शायद इसमें डिलीवर हो गया है, थोड़े बहुत और मिसाइल सिस्टम, थोड़े बहुत और इसके S-400 मिसाइल्स अब आने वाले समय में डिलीवर होंगे। तो अभी तक तो यूएसए ने इंडिया के ऊपर सैंक्शन नहीं लगाया है, और कहीं ना कहीं हमारे डिप्लोमेट्स, हमारे जो बोलते हैं ब्यूरोक्रेट्स, हमारे फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट्स यहाँ बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। वो कहीं ना कहीं ये बैलेंस बनाए हुए हैं रशिया और यूएसए के बीच में, इंडिया और यूएसए के बीच में, कि यूएसए किसी तरह इंडिया के ऊपर सैंक्शंस नहीं लगाए। दोस्तों अगला जो इशू है चौथा, वो है प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी। मैंने आपको बताया साल 1991 के बाद से यूएसए और इंडिया के रिलेशंस ट्रेड के टर्म्स में बहुत ज़्यादा सुधरते हैं, बढ़ते हैं। यूएसए और इंडिया के बीच में ट्रेड बढ़ता है बहुत ज़्यादा। पर हाल ही में ऐसा देखा गया कि, और ख़ासकर कि जब रिपब्लिकन पार्टी आती है जो कि नेशनलिस्ट पार्टी है, जिसके लीडर अभी कौन है, डोनाल्ड ट्रंप, तो ऐसी उनकी पार्टी जब पावर में आती है तो वो कहते हैं कि जो ट्रेड है वो इंडिया के फेवर में है, और इंडिया बल्कि हमें अपना मार्केट इतने आसानी से एक्सेस होने नहीं देता। तो वो लोग कहते हैं कि हम भी एक प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी लगाएंगे, यानी हमारे अपने लोगों को ट्रेड से ज़्यादा फ़ायदा होना चाहिए। यानी इंडिया को जो इंडिया के हम जो इंपोर्ट्स अलाउ कर रहे हैं उसको हमें कम करना है और हमारी डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना है। तो ये प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी इसको बोलते हैं, ये आप इकोनॉमिक्स में भी आपने पढ़ा होगा। तो यूएसए में जब भी रिपब्लिकन पार्टी आती है, और आजकल ये ट्रेंड चल रहा है, नेशनलिज्म वहाँ पर हाई है, तो प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी लेकर के आते हैं। वो कहते हैं कि भाई अब ट्रेड जो है वो यूएसए के फेवर में होना चाहिए, और इसलिए जो है प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी के तहत इंपोर्ट्स इंडिया से कम कर दिए जाते हैं यूएसए में, और यूएसए के एक्सपोर्ट्स बढ़ाने की कोशिश की जाती है। दोस्तों इसी संदर्भ में ये ज़रूरी है कि हम बात करें जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस, जीएसपी के बारे में। क्या है जीएसपी? दोस्तों ये एक सिस्टम बनाया गया था, जीएसपी यूएसए ने एक सिस्टम बनाया था कि जो छोटे या लोअर मिडिल क्लास देश हैं, जो गरीब देश हैं, उनको जो है उनके ट्रेड को बूस्ट देने के लिए यूएसए वहाँ से सामान इंपोर्ट करेगा, और जीएसपी में इंडिया का भी नाम था जीएसपी की लिस्ट में। तो भाई जीएसपी के तहत इंडिया से इंपोर्ट किया जाता था सामान। ऐसा नहीं है कि यूएसए को कोई खास ज़रूरत थी, पर इंडिया की सहायता हो सके, वहाँ की इकोनॉमी चल सके, इसलिए एक यूनिलेटरल फेवर यूएसए इंडिया को देता है। ठीक है, तो जीएसपी में बहुत सारे देशों की लिस्ट है, उसमें इंडिया का भी नाम था। पर हाल ही में साल 2020 में ट्रम्प गवर्नमेंट थी उस समय यूएसए में, वो कहते हैं कि भाई इंडिया तो इतनी ज़्यादा इकोनॉमिक प्रोग्रेस कर रहा है, इंडिया तो डेवलपिंग देश है और फास्ट गति से डेवलप्ड देश बनने की कोशिश में है, तो ऐसे देश को हम यूनिलेटरल फेवर क्यों दें?
तो साल 2020 में ये जो जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस है ना, इसकी लिस्ट में से इंडिया का नाम काट दिया जाता है और इससे इंडिया और यूएसए के ट्रेड रिलेशन पे एक बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। तो ये था जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस। अब ये कीवर्ड एग्जाम में यूं कि यूं पूछा जा सकता है, आप ध्यान रखना इसको। दोस्तों अब हम बात करते हैं चौथा मेजर इशू क्या है, वो है क्लाइमेट चेंज। अब क्या है क्लाइमेट चेंज, आपने एनवायरनमेंट में पढ़ा होगा कि जो है बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड के एमिशन से ग्लोबल वार्मिंग वगैरह हो रही है, बारिश हो रही है तो बहुत ज़्यादा हो रही है, नहीं हो रही है तो बिल्कुल सूखा पड़ जा रहा है, बिल्कुल बारिश नहीं हो रही है, हीट वेव्स आ रही है। तो क्लाइमेट का जो पैटर्न है वो बिल्कुल अनस्टेबल हो गया है। जो भी चीज़ें हो रही है वो एक्सट्रीम में हो रही है, बारिश हो रही है तो बहुत ज़्यादा हो रही है, नहीं हो रही है तो बहुत बुरी तरह से सूखा पड़ रहा है, आर्कटिक ओशन की बर्फ़ पिघलती जा रही है और सी लेवल में पानी का राइज होता जा रहा है। और इसके कई अपने आप में बहुत सारे चैलेंजेस है, बहुत सारे इशू है, उस पर हम चर्चा अभी नहीं करेंगे। हम चर्चा कर रहे हैं यूएसए और इंडिया के संदर्भ में। तो दोस्तों यूएसए में मैंने कहा दो गवर्नमेंट है, रिपब्लिक और कंजर्वेटिव तो नहीं कहेंगे, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, डेमोक्रेट्स बोलते हैं उनको। कंजर्वेटिव वैसे एक आइडियोलॉजी है तो कंजर्वेटिव कहना भी गलत नहीं होगा। तो रिपब्लिकन गवर्नमेंट जब भी आती है वो कहते हैं, यानी ट्रंप वाली जो गवर्नमेंट है, वो कहते हैं कि भाई साहब क्लाइमेट चेंज क्या होता है, हम नहीं मानते क्लाइमेट चेंज में, भाई साहब क्लाइमेट चेंज कुछ नहीं होता। इसलिए जब भी रिपब्लिकन गवर्नमेंट आती है ना, यूएसए सारी फंडिंग बंद कर देता है, क्लाइमेट चेंज के लिए जितनी भी फंडिंग होती है सब बंद कर देता है। और आपको पता होगा कि पिछली बार जब ट्रंप सरकार थी तो पेरिस एग्रीमेंट जो COP21 हुआ था, जिसके तहत यूएसए फंड करता है क्लाइमेट चेंज के ऑपरेशंस को, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र को, यूएसए ने हर चीज़ में से अपना नाम हटवा लिया था। यूएसए ने कहा था हम अब किसी भी तरीके की फंडिंग नहीं करेंगे। तो ये तो है रिपब्लिकन पार्टी की आइडियोलॉजी। कंजर्वेटिव पार्टी कहती है कि भाई क्लाइमेट चेंज एक इम्पॉर्टेंट इशू है और इसको गंभीरता से लेना चाहिए और इसके लिए सबको मिलकर के प्रयास करने चाहिए, टुगेदर। अब कंजर्वेटिव ये भी कहते हैं कि भाई इंडिया जो है ना वो इतना बड़ा देश है पर फिर भी अपनी भूमिका अच्छे से निभा नहीं रहा है। इंडिया का अपना इंस्टेंस है, इंडिया कहता है कि यूएसए है एक डेवलप्ड कंट्री और इंडिया इतना डेवलप्ड है नहीं। तो क्लाइमेट चेंज जैसे इशू के लिए यूएसए टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर सकता है, यूएसए फंडिंग कर सकता है, इंडिया नहीं कर सकता। साथ ही साथ इंडिया ये भी कहता है कि यूएसए हिस्टोरिकली रेस्पॉन्सिबल है इस क्लाइमेट चेंज के लिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रदूषण अभी तक अगर इन्वायरमेंट को किसी ने किया है तो वो यूएसए ने किया है। इंडिया का पर कैपिटा यानी हर व्यक्ति के ऊपर एमिशन देखें तो वो रिलेटिवली बहुत कम है, जबकि यूएसए का एक व्यक्ति इंडिया के एक व्यक्ति के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा एमिशन करता है। तो यूएसए की दोनों ही पार्टी, रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक पार्टी, दोनों ही गवर्नमेंट में एक बायलैटरल कंसेंशन बना हुआ है और दोनों कहते हैं कि भाई साहब इंडिया जो है ना वो ढंग से अपना रोल प्ले नहीं कर रहा है, इंडिया को ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, इंडिया ज़्यादा भागीदारी निभाए, थोड़ा रेस्पॉन्सिबल बने। और मैंने आपको बताया इंडिया के अपने अलग कारण हैं। इंडिया कहता है कि यूएसए भाई साहब आप अपने हिस्टोरिकल जिम्मेदारियों को पहचानो, आप अपने इतिहास में झांक कर देखो, आप अपने गिरबान में झांक करके देखो कि सबसे ज़्यादा गुनहगार, सबसे बड़ा गुनहगार कौन है। तो ये भी दोनों देशों के बीच में एक कंटेंशन का इशू है। दोस्तों अगला इंपॉर्टेंट इशू जो बोन ऑफ कंटेंशन है वो है डेटा लोकलाइजेशन। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि यूएसए की बहुत सारी कंपनियां इंडिया में इन्वेस्ट किया हुआ है, जैसे फेसबुक है, गूगल है, ठीक है। अब ये सर्विस सेक्टर की कंपनी है। अब ये डिजिटल डेटा ये कंपनी जो है इंडिया के जो कंज्यूमर है उनका डिजिटल डेटा जनरेट करती है। तो अगर मैंने फेसबुक पे अकाउंट बनाया, इंस्टाग्राम पे अकाउंट बनाया, गूगल पे अकाउंट बनाया, मेरा एक डिजिटल डेटा क्रिएट होता है। मैं क्या फ़ोटोज़ उसमें अपलोड करता हूँ, मैं कैसा कंटेंट देखता हूँ, मेरी हिस्ट्री क्या है, मैं किस तरीके की फ़ोटोज़ को लाइक करता हूँ, वो सारा जो मेरा डेटा है वो जनरेट होता है।
अब क्योंकि ये इंडियन कंज्यूमर का डेटा है, तो इंडिया कहता है कि भाई साहब आप भले ही फॉरेन कंपनी हो, पर आपको इंडिया के जो कंज्यूमर का डेटा है उसको इंडिया में ही सिक्योर रखना पड़ेगा, यानी उस डेटा को आप यूएसए मत भेजो। ये कंपनियां अभी तक जो है इंडिया के सारा जो भी डेटा जनरेट होता है उसको यूएसए में भेज देती है। अब यूएसए में क्या होता है, इस डेटा को मोनेटाइज किया जाता है, यानी हमारी आइडेंटिटी, हमारी प्राइवेसी को रिवील किया जाता है। वो देखते हैं, वो टारगेट करते हैं कि इस व्यक्ति का पसंदीदा सब्जेक्ट क्या है। मान लो मुझे गाड़ियों में इंटरेस्ट है, तो अपने आप ऐसा होने लगेगा कि जो मेरा डेटा यूएसए में है, गूगल के थ्रू, फेसबुक के थ्रू, अपने आप मुझे मेरे मोबाइल पे कार कंपनियों के मैसेज आने लग जाएंगे। कहीं ना कहीं मेरा डेटा उन कार कंपनियों को बेच कौन रहा है, यूएसए। तो इंडिया कहता है कि भाई साहब ये तो हमारे देश की जो नागरिकों की प्राइवेसी है, आप उसका हनन कर रहे हो। तो ये डेटा लोकलाइजेशन इंडिया लेकर के आया है, और इंडिया कहता है कि जो इंडिया के कंज्यूमर का डेटा है ना, वो आपको इंडिया में ही स्टोर करना पड़ेगा। और ये यूएसए की कंपनी जो है इसको मानने के लिए इतना आसानी से तैयार है नहीं। तो ये भी एक बोन ऑफ कंटेंशन बना हुआ है इंडिया और यूएसए के बीच में टेंशन के मुद्दे बने हुए हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, किसी भी रिश्ते में सारी चीज़ें सिर्फ अच्छी ही अच्छी नहीं होती, या सारी चीज़ें सिर्फ बुरी ही बुरी नहीं होती। चीज़ें अच्छी और बुरी दोनों होती है। तो अभी तक हमने देखा कि ट्रेड के मामले में, काउंटर टेररिज्म के मामले में इंडिया और यूएसए का बहुत अच्छा सहयोग है। फिर हमने कुछ ऐसे पॉइंट्स की चर्चा की कि कुछ ऐसे मुद्दे हैं जहां टेंशन है इंडिया और यूएसए के बीच में, जहां थोड़ी बहुत नोक झोंक है। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हम बात करेंगे अब उन क्षेत्रों के बारे में। वी आर नाउ टॉकिंग अबाउट दोज एरिया जहां हम अच्छा सहयोग कर सकते हैं, यानी अब हम बात करने वाले हैं एरिया ऑफ कोऑपरेशन के बारे में। तो कौन कौन से क्षेत्र में, कौन कौन से एरिया में इंडिया और यूएसए एक अच्छा कोऑपरेशन कर सकते हैं, उसकी अब हम चर्चा करेंगे। जैसा मैंने आपको पहले बताया दोस्तों, इकोनॉमी, और 1991 के बाद हमारी इकोनॉमी जो कैपिटलिस्ट मोड पे चल पड़ी है। इंडिया और यूएसए ट्रेड के मामले में अभी तक पीछे मुड़ के नहीं देखा। मैंने आपको ये भी बताया कि इंडिया का ट्रेड सरप्लस है यूएसए के साथ, और अमॉन्ग द लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर ऑफ इंडिया इज यूएसए, यानी कि इंडिया के जो टॉप 10 ट्रेडिंग पार्टनर्स है उस टॉप 10 में यूएसए का भी नाम है। साल 2023 में हमने 63.36 बिलियन डॉलर्स का एक्सपोर्ट किया है और 36 बिलियन डॉलर्स का इंपोर्ट किया है। ठीक है, तो अगर हम बात करें ट्रेड सरप्लस की, तो लगभग 27 बिलियन डॉलर का हमको ट्रेड सरप्लस हुआ है, और ये बहुत बड़ी बात है। इसी रास्ते पे हमने कुछ पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स भी साइन किए हैं, जैसे कि ट्रेड पॉलिसी फोरम बनाया है और एक इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क भी बताया है। इसके बारे में ज़्यादा टेक्निकल डिटेल्स आपको जानने की ज़रूरत नहीं है, पर यह जानना ज़रूरी है कि हमारे इकोनॉमिक संबंध बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। मैंने एक इसी के संदर्भ में आपको एक प्रोटेक्शनिस्ट इशू भी बताया था कि क्या एक चैलेंज है इंडिया और यूएसए के बीच में, जब भी वहाँ नेशनलिस्ट गवर्नमेंट आती है, एक प्रोटेक्शनिस्ट इशू भी इसके ऊपर बना हुआ है। दूसरी इंपॉर्टेंट एरिया ऑफ कोऑपरेशन है दोस्तों डिफेंस। दोस्तों, यूएसए जो है नो डाउट एक सुपर पावर हमेशा से रहा है। वर्ल्ड वॉर 1 में और वर्ल्ड वॉर 2 में यूएसए ने अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटीज़, अपनी डिफेंस कैपेबिलिटीज़ का एक बेहतरीन परिचय दिया, और इसी वजह से यूएसए की डिफेंस कैपेबिलिटीज़ का सहारा इंडिया भी लेना चाहता है, और यूएसए भी इंडिया को सपोर्ट करना चाहता है। ऐसा क्यों? क्योंकि इंडिया को डिफेंस कैपेबिलिटीज़ की ज़रूरत है पाकिस्तान और चाइना के खिलाफ, और यूएसए भी चाहता है कि ये चाइना जो एग्रेसिव राइज हो रहा है इसको कहीं ना कहीं इंडिया काउंटर करे, तो इसलिए चाइना के खिलाफ इंडिया को सपोर्ट करता है यूएसए। इसलिए डिफेंस में भी हमारे बहुत अच्छे रिलेशंस हैं। अब आप देखिए ये C-130J हरकुलिस एयरक्राफ्ट, ये वाला जो एयरक्राफ्ट है ये हमने यूएसए से इंपोर्ट किया है, ये हमने यूएसए से ख़रीदा है। C-17 ग्लोब मास्टर, ये वाला जो एयरक्राफ्ट है, अब ये देखो ये बहुत बड़ा, वन ऑफ द ह्यूज एंड बिगेस्ट एयरक्राफ्ट है अभी इंडियन एयरफोर्स के पास। जब भारी मात्रा में हमको वैक्सीन पहुंचानी हो किसी देश में, या बहुत सारे लोगों को एक साथ रेस्क्यू करना हो, या कोई रसद सामग्री पहुंचानी हो, या किसी तरीके से लार्ज अमाउंट में हमको गुड्स भेजने हो एयर रूट से, तो C-17 ग्लोब मास्टर का इस्तेमाल किया जाता है, और ये हमने यूएसए से ख़रीदा है। ऐसे ही अपाचे हेलीकॉप्टर, ये वाले जो कि लाइट वेट
और बहुत ही बेहतरीन हेलीकॉप्टर है अपनी कैटेगरी में, ये हमने यूएसए से खरीदे हैं। और चिनूक हेलीकॉप्टर जिनकी लोड कैरिंग कैपेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, बहुत हाई लोड कैरी कर सकते हैं, ऐसे हेलीकॉप्टर चिनूक हेलीकॉप्टर हमने यूएसए से खरीदा है। ऐसे एक P-81 भी हमने यूएसए से खरीदा है। इसी संदर्भ में दोस्तों 4 चीज़ें और जानना जरूरी है कि कुछ फाउंडेशनल एग्रीमेंट है, कुछ फंडामेंटल एग्रीमेंट है। इसकी टेक्निकलिटीज़ में हम नहीं जाएंगे, हो सका तो कभी अलग से एक वीडियो बना के आपको बताएंगे। ये GSO-MIA 2002, लेमोवा 2016, कॉमकासा 2018 और बेका 2020, ये कुछ एग्रीमेंट्स हैं जो इंडिया और यूएसए के बीच में साइन हुए हैं। जैसे लेमोवा है, वो अलाउ करता है कि यूएस की नेवीज जो है वो इंडिया में और इंडियन नेवी जो है वो यूएसए में रिपेयर और रिप्लेसमेंट कर सके। कुल मिलाकर के जो डिफेंस कॉपरेशन है आपस में वो इन 4 एग्रीमेंट से और ज़्यादा गहरा हुआ है। कॉमकासा जो है वो कम्युनिकेशन से रिलेटेड चीज़ों पे बात करता है, और अभी टेक्निकल डिटेल्स हम डिस्कस नहीं करेंगे। अच्छा, ये चीज़ और ध्यान में रखें आप कि यूएसए ने इंडिया को एक मेजर डिफेंस पार्टनर का स्टेटस दिया था साल 2016 में। एक मेजर डिफेंस पार्टनर, ये एक बहुत बड़ी बात है। साथ ही STA-1 स्ट्रेटेजिक ट्रेड ऑथराइजेशन साल 2018 में ये भी डिक्लेयर किया गया था इंडिया को। अब वैसे ये थोड़ी टेक्निकल चीज़ें हैं, पर ये नाम से हमको समझ में आ रहा है कि इंडिया और यूएसए के जो डिफेंस टाइज हैं वो कितने डीप हैं। और ये भी पता लगता है कि यूएसए और इंडिया दोनों ही एक दूसरे की म्यूचुअल ज़रूरत है, दोनों को ही चाहिए एक दूसरे का साथ, क्योंकि इंडिया को चाहिए यूएसए की डिफेंस कैपेबिलिटीज़ और यूएसए चाहता है कि इंडिया बचाए रखे चाइना के खिलाफ। इसमें चाइना का एक बहुत बड़ा एंगल है, अभी हम उस पर भी चर्चा करेंगे। डिफेंस की बात हो रही है तो हम एक्सरसाइज को कैसे छोड़ सकते हैं। जॉइंट एक्सरसाइज होती है टाइगर ट्रम्प, वज्र प्रहार, युद्ध अभ्यास और मालाबार। ये जो जॉइंट एक्सरसाइज होती है, यहाँ यूएसए की आर्मी या वहाँ की नेवी या वहाँ की एयरफोर्स, इंडिया की एयरफोर्स, नेवी और आर्मी के साथ मिल करके ट्रेनिंग करते हैं, अपने आप को अलग अलग कोऑपरेशन में डालते हैं, अलग अलग सिचुएशन में डालते हैं और देखते हैं कि वहाँ किस तरीके से कोऑपरेट करके काम किया जा सकता है। इनमें से कुछ एक्सरसाइज जो है, जैसे मालाबार है, वो इंडो पैसिफिक में होती है। न सिर्फ ये अपनी कैपेबिलिटीज बढ़ाते हैं बल्कि इनका एक सिंबॉलिक जेस्चर भी है। इंडो पैसिफिक यानी कौन सा रीजन है, जो वो पैसिफिक ओशियन और इंडियन ओशियन वाला जो रीजन है। यहाँ मालाबार एक्सरसाइज करके क्या दिखाना चाहते हैं, सिंबॉलिक जेस्चर। हम दिखाना चाहते हैं चाइना को, हम चाइना को बताना चाहते हैं कि भैया अगर आपने कल को इंडो पैसिफिक में कुछ भी किया तो ये देख लो, हमारे लड़के तैयार हैं। मालाबार एक्सरसाइज से हमने बहुत सारी चीज़ें सीख ली है। इसी संदर्भ में एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है क्वाड, जो कि 4 देशों ने मिलकर बनाया है, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, जापान और इंडिया। ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, जापान और इंडिया, 4 देशों का एक ही स्ट्रेटेजिक अलायंस है। इसके बारे में मैंने एक फुल वीडियो अलग से बना रखा है, क्योंकि ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ें। उस वीडियो का लिंक भी मैं हो सका तो इस डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप इसको वहाँ से पढ़ लें। तो क्वाड ऑर्गेनाइजेशन। तीसरा एरिया ऑफ कॉपरेशन है वो है टेक्नोलॉजी। अब टेक्नोलॉजी का ज़माना है आज के समय में, और यूएसए जो है टेक्नोलॉजी का हैवी ड्राइवर है। ठीक है, अब हमने देखा कि थोड़े समय पहले इंडिया और चाइना के बीच में कुछ इशू हुए थे और हमने चाइना को टेक्नोलॉजी वाले क्षेत्र से बाहर निकालने की कोशिश की थी। यानी इंडियन इकोनॉमी में या इंडिया के ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर में से हमने चाइना को बाहर निकालने की कोशिश की थी। जैसे चाइना की कंपनी है हुआवी। अब इंडिया में जब 5G आ रहा था तो हुआवी भी चाहता था कि हम इसमें अपना हाथ आजमाएं, पर इंडिया ने इसको इतना तवज्जो नहीं दिया। ऐसे यूएसए ने भी हुआवी को जो है 5G से बाहर निकाल दिया, अपने 5G पॉलिसी से बाहर निकाल दिया था। ऐसा क्यों किया? क्योंकि दोनों ही देश जानते थे कि जो हमारा साइबर इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारा डिजिटल डेटा है, अगर वो चाइनीज़ कंपनी के हाथ में चला गया और उनके थ्रू चाइना के हाथ में चला गया तो वो कल को इंडिया के ऊपर या यूएसए के ऊपर साइबर अटैक कर सकते हैं। और अगर साइबर अटैक होता है, हमारा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर रोक दिया जाता है,
तो ये कहा जाता है कि डेटा इज़ द गोल्ड ऑफ 21st सेंचुरी। अगर वही चाइना के कंट्रोल में चला गया तो इंडिया और यूएसए एक भारी मुसीबत में पड़ सकते हैं। इसलिए टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में दोनों ने चाइना के अपोज, वैसे चाइना टेक्नोलॉजी में बहुत आगे हैं, और दोनों ने चाइना को अवॉइड किया और एक दूसरे का सहारा बने। तो इंडिया और यूएसए ने कई सारे जो है टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में कोऑपरेशन किया है। जैसे ये है एक इंडो यूएस क्वांटम कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म। अभी थोड़े समय पहले $2 बिलियन की यूएसए ने जो है इंडिया को ग्रांट दी है ताकि इंडिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को डेवलप कर पाए। सिमिलरली सेमीकंडक्टर चिप्स जो होती है सिलिकॉन जर्मेनियम की बनती है, और इनका एप्लीकेशन बहुत है हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स में, जैसे मोबाइल, लैपटॉप, टैबलेट और इन सब चीज़ों में। तो सेमीकंडक्टर में भी सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन बनाने में भी दोनों देश आपस में कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। जैसा मैंने आपको शुरुआत में बताया, ह्यूज इन्वेस्टमेंट बाय यूएस प्राइवेट कंपनीज जैसे गूगल, फेसबुक वगैरह जो कंपनी है वो इंडिया में बहुत इन्वेस्टमेंट कर रही है। दोनों ने ये निर्णय भी लिया कि हम दोनों साथ में 5G और 6G का डेवलपमेंट करेंगे। सेमीकंडक्टर के बारे में बात हुई, बायोटेक्नोलॉजी पे का जो एरिया है उसमें हम कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। दोस्तों अगला एरिया ऑफ कोऑर्डिनेशन है स्पेस। स्पेस के क्षेत्र में कैसे हम कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, आपको पता होगा अभी इंडिया ने थोड़े समय पहले डिक्लेयर किया है कि हम एक गगनयान मिशन बना रहे हैं, और गगनयान मिशन के ज़रिए हम इंडिया में जो है इंडिया की एक मैन्ड फ्लाइट होगी। यानी इसरो हमारे व्योमनॉट्स, वैसे एस्ट्रोनॉट बोला जाता है पर इंडिया ने उनको नाम दिया है व्योमनॉट्स, तो हमारे व्योमनॉट्स जाएंगे स्पेस में और वो वहाँ से रिसर्च करके इंडिया का एक नेशनल मिशन होगा और वो डेटा इंडिया के लिए ही लेकर के आएंगे। अभी तक इंडिया से पहले एक बार गए थे राकेश शर्मा जी, पर वो इंडिया का मिशन नहीं था, वो एक जॉइंट मिशन था और उसमें भी वो यूएसए के एयरक्राफ्ट में गए थे। तो एक मैन्ड फ्लाइट अब की बार खुद हर चीज़ इंडिया की होगी, लॉन्च व्हीकल इंडिया का होगा, मिशन इंडिया का होगा, ऑब्जेक्टिव इंडिया का होगा और सारा डेटा भी इंडिया का होगा। तो ये गगनयान मिशन हमने डिक्लेयर किया और इसमें नासा जो है वो इसरो की हेल्प कर रहा है। ठीक है, ऐसे एक निसार सैटेलाइट भेजा गया था, वो भी जॉइंट मिशन था। किसका था? नासा जो अमेरिका की स्पेस एजेंसी है और इसरो का, दोनों मिलकर के कोऑर्डिनेट करके इन्होंने एक निसार सैटेलाइट भेजा। आपने पढ़ा होगा ये साइंस एंड टेक में। दोस्तों इंडिया ने रिसेंटली एक आर्टेमिस अकॉर्ड भी साइन किया है। आर्टेमिस अकॉर्ड जो है यूएसए लेके आया है। ये अकॉर्ड क्या है? आर्टेमिस अकॉर्ड जो एक ग्रुप ऑफ नेशन है, ग्रुप ऑफ नेशंस, बहुत सारे देश मिलके एक आर्टेमिस अकॉर्ड साइन कर रहे हैं। इनको लीड कर रहा है यूएसए। और आर्टेमिस अकॉर्ड का ये प्रावधान है कि हम जो स्पेस में एक्सप्लोरेशन कर रहे हैं वो हम रेस्पॉन्सिबल तरीके से करें। जैसे आप बहुत सारे चैलेंजेस हैं स्पेस में, जैसे डेब्रीज का इशू है, इररेस्पॉन्सिबल तरीके से यूज़ हो रहा है स्पेस का। आजकल पोल्यूशन भी हो रहा है, स्पेस पोल्यूशन, जो भी एक नया कंसर्न है। तो आर्टेमिस अकॉर्ड यूएसए की लीडरशिप में आया हुआ एक ऐसा अकॉर्ड है जिसमें कई सारे देश मिलके ये कह रहे हैं, साथ आए हैं कि हम स्पेस का यूज़ या स्पेस रिसोर्सेज का यूज़ रेस्पॉन्सिबल तरीके से करेंगे। और आर्टेमिस अकॉर्ड को रिसेंटली इंडिया ने भी साइन कर लिया है। ठीक है, इसी संदर्भ में एक और चीज़ है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आउटसोर्स करता है नासा इसरो को, क्योंकि इसरो जो लॉन्च करता है वो रिलेटिवली चीप लॉन्च होते हैं। चीप मतलब सस्ते, तो सस्ते में लॉन्च कर देता है। अब यूएसए ने अपना सैटेलाइट बनाया और वो कहता है कि भाई इसरो आओ, इस सैटेलाइट को आप लॉन्च कर दो और लॉन्च करने के पैसे मुझसे ले लो। ऐसा यूएसए क्यों करता है? क्योंकि इसरो सस्ते में लॉन्च कर देता है और इसरो को क्या फ़ायदा है? इसरो को ऑर्डर्स मिलते हैं। तो ये एक विन विन सिचुएशन है, दोनों को ही फ़ायदा होता है। तो बहुत सारे सैटेलाइट्स हैं जो यूएसए इसरो को आउटसोर्स कर देता है। अब पांचवा एरिया ऑफ कोऑपरेशन है, इसमें स्ट्रेटेजिक एंड पॉलिटिकल कोऑपरेशन और सारे मिसलिनियस जो बच गए सारे एरिया ऑफ कोऑपरेशन वो मैंने 5वें पॉइंट में डाल दिए। दोस्तों अभी साल 2018 से ही हमने 2+2 डायलॉग भी इनिशिएट कर दिया है। क्या है 2+2 डायलॉग? इसमें भारत के 2 मंत्री और यूएसए के 2 मंत्री भाग लेते हैं। कौन कौन से मंत्री होते हैं साहब? वो होते हैं एक तो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर और एक होते हैं हमारे डिफेंस मिनिस्टर साहब। ऐसे ही वहाँ के जो डिफेंस सेक्रेटरी होते हैं
और सेक्रेटरी ऑफ फॉरेन अफेयर्स होते हैं, वो पार्टिसिपेट करते हैं। तो हमारे एक्सटर्नल अफेयर वहाँ के फॉरेन मिनिस्टर से और हमारे डिफेंस मिनिस्टर वहाँ के डिफेंस सेक्रेटरी से बात करते हैं, और फॉरेन अफेयर्स और डिफेंस अफेयर्स के रिलेटेड मैटर्स में आपस में डेटा भी शेयर करते हैं, आपस में एक जॉइंट कोऑर्डिनेटेड एफर्ट लगाते हैं अपने दोनों देशों की सुरक्षा के लिए। मैंने आपको पहले भी बताया कि दोनों ही देश काउंटर टेररिज्म में भी एक दूसरे का साथ दे रहे हैं। तो जैसे अभी रिसेंटली यूएसए ने जो है मसूद अजहर, एक टेररिस्ट है जिसने इंडिया की एक बार फ्लाइट हाईजैक की थी, उसको यूएनएससी में इंटरनेशनल टेररिस्ट डिक्लेयर किया। इससे होता क्या है, अगर कोई भी व्यक्ति इंटरनेशनल टेररिस्ट डिक्लेयर हो जाता है तो उसकी प्रॉपर्टी सीज कर दी जाती है, उसका इंटरनेशनल ट्रैवल पासपोर्ट वगैरह बैन कर दिया जाता है। साथ ही ऐसा देश जो उनको पनाह देता है, इसके केस में पाकिस्तान है, तो उस देश के ऊपर भी दबाव पड़ता है कि भाई उसको पकड़ो, गिरफ्तार करो। ठीक है, तो दोनों देश काउंटर टेररिज्म में एक दूसरे का साथ दे रहे हैं, और यूएसए जो है इंडिया को यूएनएससी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में इंडिया का साथ दे रहा है। यूएनएससी पे एक वीडियो मैंने पूरी अलग से बना रखी है। वैसे मैं आपको संक्षिप्त में बता दूं कि यूएन, यूनाइटेड नेशन जो बॉडी है, उसका सबसे पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन है यूएनएससी, और इसमें 5 P5 मेंबर हैं, परमानेंट मेंबर। तो 5 ऐसे देश हैं जिनकी सबसे ज़्यादा चलती है यूनाइटेड नेशन में, जिनके पास वीटो पावर है। उसमें इंडिया नहीं है, पर चाइना है, रशिया है, यूएसए है, फ्रांस है, यूनाइटेड किंगडम है। तो चाइना को छोड़ करके बाकी सारे देश जनरली हमारे फेवर में हैं, और यूएसए जो है वो खास तौर पे हमारा साथ देता है यूएनएससी में। और ये एक मैंने जॉइंट एंगल बताया कि अगेंस्ट चाइना, तो दोनों देश जो है इंडिया और यूएसए चाइना के खिलाफ एक साथ खड़े हैं। इसका एग्जाम्पल है क्वाड। ठीक है, आपको एक छोटा सा मैं ब्रीफली बता देता हूं कि क्या है चाइना का इशू। तो ये चाइना है दोस्तों, और यहाँ अपना इंडिया है। ये एक रफ मैप बना देता हूं। और दोस्तों यहाँ इंडिया के नीचे ये श्रीलंका, और ये पूरा रीजन जो है, वैसे यहाँ साउथ एशियन कंट्रीज हैं, और ये पूरा जो ओशियन वाला रीजन है इसको बोला जाता है इंडो पैसिफिक रीजन। ठीक है, और यूएसए दूर कहीं वहाँ बैठा है। तो अब चाइना का जब से एग्रेसिव राइज हुआ है, चाइना इस इंडो पैसिफिक रीजन पे अपना कंट्रोल बनाने की कोशिश कर रहा है, इस रीजन पे। और यहाँ छोटे मोटे जो देश हैं, आइलैंड कंट्रीज हैं, उनको कई बार डराता धमकाता रहता है, जैसे वियतनाम है, मलेशिया है, फिलीपींस है, ताइवान है। तो यूएसए क्योंकि इतना दूर है और यूएसए चाहता है कि एक ऑफशोर बैलेंसर हो, तो यूएसए इंडिया को सपोर्ट करता है। और यूएसए कई बार इंडिया से कहता है कि भाई इंडिया, आप चाइना के खिलाफ इस रीजन को प्रोटेक्ट करो, और इसमें हम आपके साथ हैं। वैसे यूएसए की ये पॉलिसी भी है कि यूएसए कभी भी जंग में डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं करता है, वो 2 देशों को लड़ा देता है आपस में, और खुद दूर बैठा तमाचा देखता है। पर खैर, अभी हमारे डिप्लोमेट्स बहुत बुद्धिमान हैं, हम जानते हैं कि किससे किस तरीके से डील करना है। तो अभी हम यूएसए से जितना फ़ायदा मिल सके हम भी वो फ़ायदा ले रहे हैं, और कहीं ना कहीं हम ये भी जानते हैं कि चाइना से हम अकेले डायरेक्टली टकरा नहीं सकते, इसलिए हमें यूएसए के सपोर्ट की, यूएसए के फंड की, यूएसए की दोस्ती की, यूएसए के साथ अलायंस करने की बहुत ज़रूरत है। तो इसलिए इंडिया और यूएसए चाइना के खिलाफ इस क्षेत्र में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट जो रोल प्ले कर रहा है वो एक ऑर्गेनाइजेशन है जो है क्वाड। क्वाड के बारे में अलग एक सेपरेट वीडियो बना रखा है। इसके अलावा दोस्तों और भी बहुत सारे मिसलिनियस टॉपिक्स हैं जहाँ पर इंडिया और यूएसए एक दूसरे का साथ दे सकते हैं, जैसे कि दोनों के ही बीच में एक शेयर्ड वैल्यू ऑफ डेमोक्रेसी है, दोनों ही कल्चरली बहुत रिच हैं, दोनों ही देशों की सॉफ्ट पावर बहुत अच्छी है, बहुत पावरफुल है। तो ये भी एक जॉइंट रूप से पॉलिसी फॉर्मुलेशन में, लोगों को इन्फ्लुएंस करने में, किसी थर्ड कंट्री को इन्फ्लुएंस करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। जैसा मैंने आपको बताया, चाइना का एंगल दोनों देशों को जोड़ता है। क्वाड के बारे में मैंने बताया। और वेस्ट एशिया एक बहुत इनस्टेबल रीजन है। ये एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर इंडिया और यूएसए दोनों एक दूसरे का साथ दे सकते हैं। कैसे दे सकते हैं? इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है रिसेंटली हुए अब्राहम अकॉर्ड्स, क्योंकि
कभी अलग से अपन जब वेस्ट एशिया पर चर्चा करेंगे तो अपन बात करेंगे कि वेस्ट एशिया में क्या इश्यूज़ हैं, कैसे इजराइल और अरब कंट्रीज़ का इशू है, आपस में वहाँ किस तरीके का टेररिस्ट नेटवर्क है, आपस में किस तरीके की रंजिश है, उसको कहीं ना कहीं इंडिया और यूएसए मिलकर के पैसिफाई कर रहे हैं। कहीं ना कहीं वेस्ट एशिया को जो है एक टेरर फ्री जोन वेस्ट एशिया को किसी तरीके से पीसफुल जोन बनाने की कोशिश कर रहे हैं इंडिया और यूएसए मिलकर के। मैंने बताया इंडो पैसिफिक में और इंडियन ओशन में कैसे दोनों देश कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। आसियान में भी दोनों देश कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। आसियान क्या है? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। जो ये साउथ एशियन कंट्रीज़ हैं, जैसे म्यांमार, कंबोडिया, लाओस, फिलीपींस, वियतनाम, यहाँ पर है ये सारे देश, है ना। और जैसे इधर इंडोनेशिया वगैरह, ये जो साउथ एशिया के देश हैं यहाँ वाले, इसमें इन सारे देशों को कहीं ना कहीं चाइना के डर से बचा रहे हैं। इन सारे देशों में अपनी गुडविल जनरेट कर रहे हैं इंडिया और यूएसए। कोशिश यही रहती है कि इन देशों को कहीं ना कहीं अपने फेवर में लाया जाए, कहीं ना कहीं चाइना के ट्रैप में जाने से बचाया जाए। तो ये है आसियान में इन दोनों का काम। तो दोस्तों अभी हमने पूरा डिस्कशन कर लिया है। आज हमने पढ़ा कि क्या इंडिया और यूएसए के हिस्टोरिकल रिलेशन है। हमने आज ये भी जाना कि कैसे न्यूक्लियर वेपन्स और साल 2005 में हुई सिविल न्यूक्लियर डील एक इम्पॉर्टेंट अचीवमेंट है दोनों ही देशों के बीच में। साथ ही साथ हमने ये देखा कि दोनों ही देशों के बीच में ऐसे कौन से एरियाज़ हैं जहाँ पर कोऑपरेशन किया जा रहा है। हमने ये भी देखा कि कौन कौन से इश्यूज़ हैं जो बोन ऑफ कंटेंशन हैं, जो थोड़े से टेंस्ड है। फिर हमने जाना आगे कौन सा एरिया है जहाँ पर हम कोऑपरेट कर सकते हैं। ऐसा कौन सा एरिया है जहाँ पर हम कोऑपरेट कर सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हमने जानी कि कैसे जो चाइना का अभी अग्रेसिव राइज हो रहा है वो दोनों ही देशों को जोड़ रहा है। तो चाइना एक बहुत इंपॉर्टेंट एंगल है इंडिया और यूएसए के रिलेशन के बीच। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं ख़त्म होता है। मेरी कोशिश यही रही इस वीडियो के दौरान कि आपको सिंपल तरीके से और बड़ी ही आसानी से कॉम्प्लेक्स चीज़ों को तोड़ के पेश किया जाए। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जो मैंने बीच बीच में बताई वो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी मिलते हैं किसी अगले टॉपिक के साथ। धन्यवाद।